गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स 8वीं क्लास के सोशल साइंस सब्जेक्ट का हम 5वां अध्याय कर रहे हैं न्यायपालिका में हम अपने देश की न्यायिक प्रक्रिया को समझ रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद की व्यवस्था किस प्रकार से है, उच्च न्यायालय की किस प्रकार से व्यवस्था की गई है। अब हम देखते हैं कि बच्चों जो मुकदमे होते हैं न्यायालयों में, जो जनता के द्वारा अपने मुकदमे दायर करवाए जाते हैं, ये मुकदमे दो प्रकार के होते हैं, फौजदारी और दीवानी। फौजदारी कौन कौन से मुकदमे होते हैं? फौजदारी में चोरी, डकैती, हत्या व दहेज के प्रताड़ना के जो मुकदमे हैं, ऐसे मुकदमे उनमें दायर करवाए जाते हैं। ये जो चोरी, डकैती, हत्या आदि के जो मामले हैं, ये फौजदारी मामले कहलाते हैं, फौजदारी मुकदमों के तहत आते हैं। ऐसे मामलों में सबसे पहले पुलिस स्टेशन में, अपने क्षेत्र का जो संबंधित पुलिस स्टेशन है, उसमें एफआईआर दर्ज करवाई जाती है और बाद में पुलिस अपराध की जांच करती है और उस समय पुलिस अपराध का केस जैसे फाइल करती है। इसके बाद अगर व्यक्ति को दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जाता है और उसके ऊपर कुछ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ये तो है फौजदारी मामले। इसके अलावा दीवानी मामले, तो जो दीवानी मामले होते हैं उनमें ज़्यादातर जमीनी संबंधी मामले आते हैं। जमीन की बिक्री, जमीन की खरीदारी संबंधी, यदि कोई झगड़ा हो किसी के बीच में, या फिर किसी एक मकान मालिक जो अपने किराएदार को मकान देता है, किराएदार मकान खाली नहीं करता, कब्जा करता है, तो किराएदार और मकान मालिक के बीच में उत्पन्न विवाद होता है, या तलाक आदि संबंधी जो विवाद होते हैं, ये दीवानी मामले कहलाते हैं। ये मामले में जो प्रभावित पक्ष होता है वो न्यायालय में एक याचिका दायर करवाता है। मानो कि मामला किराए का है तो मकान मालिक या किराएदार के बीच में जो मुकदमा दायर कर सकते हैं। मकान मालिक अपने जो किराएदार है उसके ऊपर मुकदमा दायर करवाता है और अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अदालत मकान मालिक और किराएदार के बीच जो विवाद है तो उसमें अदालत ये आदेश दे सकती है कि किराएदार को मकान खाली करना होगा और उसे अपना बकाया किराया भी चुकाना होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मामले फौजदारी और दीवानी दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी न्यायिक व्यवस्था को पूरी तरह से जाना है, परंतु बच्चों हम देखते हैं कि हमारे देश में आम आदमी को न्याय मिलना इतना आसान नहीं है। आम आदमी न्यायालय की तरफ जाने की हिम्मत कम करते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे देश में न्याय बहुत महंगा है और बहुत देर से न्याय मिलता है। तो आम आदमी की इस समस्या को दूर करने के लिए 1980 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जनहित याचिका मतलब PIL की व्यवस्था की गई। PIL की व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने का प्रयास किया गया कि आम आदमी भी, जो कि आम आदमी के साथ यदि कहीं अन्याय होता है, उसके अधिकारों का हनन होता है, तो वह अपने न्याय के लिए अदालत जाने का साहस नहीं करता, क्योंकि उसके पास इतना पैसा भी नहीं होता और न ही वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है। उसके पास ज़्यादा जो चक्कर लगाने होते हैं अदालतों के, तो उसे इतनी जानकारी भी नहीं होती। वो जानता है कि न्याय मिलना बहुत पेचीदा है, तो वह इंसाफ की आशा छोड़ देता है। तो इसी समस्या का हल करने के लिए जनहित याचिका PIL की व्यवस्था की गई। इस प्रक्रिया के तहत, जनहित याचिका की प्रक्रिया के तहत न्यायिक व्यवस्था को बेहद सरल बनाने का प्रयत्न किया गया है और जनहित याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में नाम भेजे गए या पत्र तार को भी जनहित याचिका माना जाता है। मतलब तार या टेलीग्राम से भी हम अपनी याचिका दायर करवा सकते हैं। तो बच्चों आप जानते हैं स्कूलों में जो बच्चों के लिए दोपहर के भोजन मिड डे मील की जो व्यवस्था की गई है, सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए जो मिड डे मील की व्यवस्था की गई है,
यह व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के तहत ही की गई थी। तो इस प्रकार से जनहित याचिका के द्वारा आम व्यक्ति को भी न्याय मिलने की उम्मीद हो गई है। तो इस प्रकार बच्चों हमने अपनी न्यायिक प्रक्रिया के बारे में जाना। आप इन सबको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और नोट भी करेंगे।